मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके सामने अपनी छोटी सी पहल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आधारित कार्यक्रम में फिर से एक नई टॉपिक लेकर उपस्थित हूं, जिस टॉपिक का नाम है परीक्षा के नजदीक आने पर सफल परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो चूंकि यह मास जनवरी का है और फरवरी में इंटर और मैट्रिक की परीक्षा होनी है और इन परीक्षाओं में काफ़ी कम समय रह गए हैं, तो हम यह बताना चाहते हैं कि आप किन किन बातों पर अमल करके आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं। तो इसके लिए कुछ बिंदुएं हमने आप लोगों को बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं, जिन बिंदुओं पर आप अमल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में नंबर ला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि यह वीडियो का प्रथम भाग है और इसके बाद इस वीडियो का दूसरा भाग भी आएगा। दोनों भाग को आप जरूर देखेंगे, तभी आपको अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला बिंदु जो है, जिन बातों पर अमल करना है, हमारा पहला जो बिंदु है जिसमें मैंने लिखा है परीक्षा प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड का उठाव करना। परीक्षा के लिए सबसे बड़ी जरूरी है कि हम परीक्षा देने जा रहे हैं तो हमें एडमिट कार्ड की ज़रूरत है, तो उस एडमिट कार्ड का हमें उठाव करना चाहिए। तो जब हमने एडमिट कार्ड का उठाव कर लिया तो हमें तीन बातों की पर अमल करना जरूरी है। सबसे पहले यह है कि एडमिट कार्ड में जो जानकारियां हमने दी है, जैसे अपना नाम हुआ, अपने माता का नाम हुआ, अपने पिताजी का नाम हुआ, अपने गांव का पता हुआ, अपना जन्म तिथि हुआ, अपने आधार कार्ड हुआ, आधार नंबर हुआ, जो भी जानकारियां उसमें है, हम उन जानकारियों को एक बार सरसरी निगाह से हम मिला लें। अगर वे जानकारियां गलत है तो हम अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्राचार्य से हम मिलकर उन गलतियों के बारे में हम उन्हें गलतियों को उनके सामने रखें और वे सुधार कैसे होंगे उन बातों को उन तक हम पहुंचाएं। दूसरी बात है कि हम परीक्षा स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि हम परीक्षा देने जा रहे हैं तो हमारा सेंटर कहाँ है और उस सेंटर पर आने जाने की क्या क्या सुविधाएं हमें मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। अगर हमें लगता है कि वहां आने जाने में हमें दिक्कत है तो हम वहां एक आवास कुछ दिनों के लिए हम रख सकते हैं और वहां से आ जाकर वहां रहकर हम अच्छी तरह परीक्षा दे सकते हैं। तो यह भी जरूरी है। और अगली बात है, हमें एडमिट कार्ड में देखना है कि हमें किन किन विषयों की परीक्षा देनी है और कब कब देनी है। जो भी हमने विषय उसमें भरा है, ऐसा तो नहीं ना है कि उस विषय में कोई गड़बड़ी हो गई है। अगर गड़बड़ी हो गई है तो उसके निराकरण के लिए हम प्राचार्य से मिलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर हमारी परीक्षाएं कब कब है और उसकी तैयारी हमको उस डेट के लिए पूर्व से ही हमें करनी पड़ेगी। अगली बिंदु है परीक्षा आधारित सिलेबस की अच्छी तरह देखना। अब जरूरत है हमने बहुत सारी पढ़ाई कर ली परीक्षा की तैयारी के लिए, हम अब सिलेबस को देखेंगे कि हमें उस सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है जो परीक्षा के दौरान प्रश्न आ सकते हैं। क्या क्या हमें पढ़ना है उसको हम अच्छी तरह देखेंगे और देखने के बाद अब सिलेबस में हम क्या क्या देखेंगे तो हमको यह देखना है कि किन किन पाठ से प्रश्न आते हैं, किन किन पाठ से प्रश्न आते हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं और कितने मार्क्स के प्रश्न आते हैं और कितने आते हैं। तो हमने चाहे जो भी विषय है उसको हम देखेंगे कि जैसे हिंदी है या अंग्रेजी है, उसमें यह लिखा जाता है कि आपको ऐसे जो है इतना नंबर का होता है, एप्लीकेशन जो है इतना नंबर का होता है, ट्रांसलेशन होता है इतना नंबर का होता है, प्रिपरेशन होता है इतना नंबर का होता है और पाठ से 1 नंबर का सवाल इतना आएगा, 5 नंबर का सवाल इतना आएगा और 8 नंबर का सवाल इतना आएगा। तो इन सारी चीज़ों को एक बार हम अपने सिलेबस से उसका क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे कि आखिर ये प्रश्न जो आते हैं किन किन पाठ से आते हैं, किस तरह के आते हैं और कितने मार्क्स के प्रश्न आते हैं और कितने आते हैं। हो सकता है 1 नंबर का सवाल जो है 5 आ जाए, 5 नंबर का सवाल भी 3 आ जाए और 10 नंबर का सवाल 2 आ जाए, 15 नंबर का सवाल 1 आ जाए। तो उसकी जानकारी हम रखेंगे। सबसे पहले उस पर हम ध्यान रखेंगे जो सवाल
जिसके नंबर ज़्यादा आते हैं उसकी तैयारी हम ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमारी एक बार में हमें उतने नंबर आ जाएंगे। अगली बात है, परीक्षार्थी को परीक्षा आधारित सिलेबस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप परीक्षार्थी हैं तो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन आते हैं, जैसे हमने बताया कि हिंदी जो है, हिंदी में आपको लेख आते हैं, आवेदन पत्र आते हैं, अनुवाद आते हैं, पैराग्राफ आते हैं, और भी अगर जैसे भूगोल के प्रश्न में जाते हैं तो भारत के नक्शा आते हैं, गणित में जाते हैं तो ग्राफ आते हैं, विज्ञान में जाते हैं तो अमीबा है या मानव शरीर के अंगों का संरचना है, उस पर नामांकित करना है कौन अंग कैसे हैं। जीव जंतुओं के भी जो अंग जो है या चित्र जो है उनको बनाकर दर्शाना होता है, पेड़ पौधों के भी चित्र बनाकर दर्शाना होता है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है उसकी जानकारी हमें जुटानी चाहिए, जिससे हमें परीक्षा के दौरान अधिक से अधिक नंबर आए। अगला जो है, कुछ ऐसे प्रश्न है, हमारे किताबों से कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें अंतराल वाइज प्रश्न आते हैं। जो प्रश्न इस साल आ गए वे प्रश्न अगले साल नहीं आएंगे, और जो प्रश्न अगले साल आएंगे वे प्रश्न उसके अगले साल नहीं आएंगे। तो उस तरह के प्रश्नों का हम जानकारी जुटाएं कि पिछले साल इस तरह के प्रश्न आए थे तो ये प्रश्न इस साल नहीं आएंगे, तो दूसरे तरह के प्रश्नों की हम तैयारी करें। अगला जो है, जिसमें लिखा गया है, परीक्षार्थी को संतुलित भोजन लेना चाहिए। संतुलित का मतलब यह है कि जिससे हमारी पाचन क्रिया जो है वह दुरुस्त रहे, हमारे शरीर में ऊर्जा मिले, हमारे शरीर में एक नई क्षमता पैदा हो, हमें उस काम करने के लिए एक नई सोच पैदा करे, वह संतुलित भोजन है। और संतुलित भोजन में हमें क्या लेना चाहिए, तो संतुलित भोजन में हरी साग सब्जी, भरपूर पानी और फास्ट फूड से हमें दूर रहना चाहिए, और साथ ही साथ भोजन में अधिक मिर्च मसाला का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। और साथ ही है, थोड़ा थोड़ा देर पर हमें 2 बार 3 बार भोजन लेना चाहिए। इससे यह होता है कि ज़्यादा भोजन कर लेने के बाद हमारे शरीर में आलस आने लगती है और उस समय हमें सोने का मन करता है, कोई काम करने का मन नहीं करता है। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा भोजन कुछ कुछ अंतराल पर हमें लेनी चाहिए। और अगली बात यह है कि अगर ये काम हम करते हैं तो हमारी पाचन क्रिया सही रहती है और हमारा शरीर जो है ऊर्जावान रहता है, काम करने की क्षमता रहती है, हमें किसी काम में कोई आलस नहीं रहता है और हम परीक्षा में जरूर ही सफल हो सकते हैं, हमारी अगर स्वास्थ्य सही हो तब। अब अगली जो है, जिसमें मैं लिखा है पांचवी जो है, परीक्षार्थी को समयानुसार पर्याप्त नींद, योग और व्यायाम भी करनी चाहिए। परीक्षार्थी जो है जिसको लगातार पढ़ने से उसके दिमाग जो है बोझिल हो जाते हैं और उस बोझिल अवस्था में उस दिमाग को ताजगी देने के लिए नींद की जरूरत होती है। और एक परीक्षार्थी को कम से कम 6 घंटे से 7 घंटे तक उसे सोना चाहिए, जिससे उसका दिमाग जो है तरोताजगी हो। और उसके बाद हमें योग और व्यायाम भी करना चाहिए। योग का मतलब है कि हमारा शरीर और मन दोनों का अगर एक साथ मिल जाए तो वह योग है। और व्यायाम जो है जिससे हमारे इस शरीर के अंग जो हैं जिसमें मजबूती प्राप्त हो, वह व्यायाम है। तो हमें समयानुसार हमें योग और व्यायाम भी करने चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य और दिमाग जो है वह तरोताजगी रह सके। अगला जो है, पढ़ाई के दौरान समयानुसार मनोरंजन भी करना चाहिए। पढ़ते पढ़ते जब दिमाग बोझिल हो जाता है तो हमें कविता गुनगुना लेना चाहिए, हमें गीत गा लेना चाहिए, हमें अपने घर के छोटे बड़े लोगों से बातचीत कर लेनी चाहिए, हमें अपने जो दोस्त हैं जो परीक्षा देने वाले हैं उनसे भी हमें बात कर लेना चाहिए। और जो लोग परीक्षा दे चुके हैं उनसे भी इस संदर्भ में हमें बातचीत करना चाहिए, जिससे हमारी जो दिमाग बोझिल है वह तरोताजगी हो सके। और ऐसी बात नहीं है कि हम अपने परीक्षा के दौरान हम अपने मनोरंजन के लिए हम कहीं दूर चले जाएं और जाकर वहाँ
समय व्यतीत करें, ये बात सही नहीं। हम अपने घर के आसपास हैं, रेडियो हो, टीवी हो, हमारे दोस्त हो, हमारे माता पिता हो, हमारे पिछले साल दिए गए परीक्षार्थी हो, उनसे हम बात करें। हम मन ही मन कविता गुनगुना सकते हैं, गाना गुनगुना सकते हैं, हम दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं जिससे हमारा मनोरंजन हो सके। तो हमारी इतनी चीज़ें जो है हमने अपने फर्स्ट भाग में दिया। अगर आप ये काम करते हैं तो आप जरूर ही परीक्षा में सफल हो सकते हैं। तो इन्हीं आशाओं और उम्मीदों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और साथ ही साथ शुभकामना देते हैं कि अगर आप इन बातों पर अगर ध्यान देते हैं तो आप परीक्षा में जरूर कामयाब होंगे। तो चलिए इसी के साथ, आपकी कामयाबी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और साथ ही साथ ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं।